मैं रानी धाईगुड़े आप सभी का धाईगुड़े करियर एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नेशनल एजुकेशन 2020। इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस हर ईयर में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये आज मैंने टॉपिक लिया है। ओके, हम सेशन को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको कंफर्मेशन देना है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। चलिए बोलिए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए रिप्लाई देना है जल्दी, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। तो हम सेशन शुरू करते हैं जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, चलिए रिप्लाई करो। ओके, ऑल क्लियर है तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली बेस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा देखिए, क्योंकि इस सेशन से भर भर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 आई थी। सबसे पहला मतलब जो एजुकेशनल सिस्टम होती है, सबसे पहले भारत में एजुकेशनल सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए थे और वो भी 1968 में किए गए थे। 1968 वर्ष 1968 में किए गए थे। ओके, सो ये जो थी शिक्षा नीति वो सबसे पहली शिक्षा नीति थी, फर्स्ट शिक्षा नीति। एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं हम उसे, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। ओके, ये पहला वाला चेंज किया गया था नेशनल एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद देखिए जो चेंज या बदलाव किया गया था हमारी एजुकेशनल सिस्टम में वो 1986 में किया गया था। वर्ष 1986 में चेंजेस किए गए थे और उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड एजुकेशनल पॉलिसी, सेकेंड एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी। और देखिए 1986 के बाद जो नेशनल एजुकेशन में जो कुछ भी चेंज किए गए थे वो 1992 में चेंज किए गए थे। देखिए कुछ बदलाव किया गया था, लेकिन वो ज्यादातर बदलाव किया गया था नहीं था, बस कुछ एक दो बदलाव किए गए थे। इसलिए देखिए 1992 की कोई भी आपको शिक्षा नीति दिखेगी नहीं, लेकिन 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे। ओके, लेकिन इसे कंसीडर नहीं करते। पहली अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी तो वो 1968 की होगी, और जो सेकेंड वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में थी हमारे इंडिया में, भारत में। और उसके बाद जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानी जाती है वो थी 2020 में, 2020, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी, थर्ड एजुकेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। यानी कि देखिए भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। सबसे पहली अगर आपको पूछी जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी तो 1968 वाली थी। उसके बाद सेकंड जो थी वो 1986 में थी, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसे जानी जाती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या कहा जाता है, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, तो देखिए शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा, देखिए डेट आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। आपको ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने कब घोषित किया गया था, तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ओके, देखिए सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन था। देखिए सबसे पहला चेंज कब किया था, 1968 में, 1968 के बाद 1986 में, और 1986 के बाद डायरेक्ट 2020 में एजुकेशनल सिस्टम में कुछ बदलाव लाए गए थे, जिसे हम क्या जानते हैं,
किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह जो नीति है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक, देखिए कौन से वैज्ञानिक है वो? अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। किनकी अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है? इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। देखिए किनकी अध्यक्षता थी? अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित है वहां पे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सो यहाँ से भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन कौन से बदलाव किए गए थे? नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है अब की। तो इसके अंतर्गत जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी कि क्या? एमएचआरडी का नाम परिवर्तित किया था। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ऐसे पहले नाम था उस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट के नाम पे कुछ बदलाव किए गए थे और वो बदलाव देखिए नाम परिवर्तन क्या था? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय वाला डिपार्टमेंट था उसका नाम क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया, यानी कि क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था भारत में कुल मिला के कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई है? अब तक 3 हुई है। सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा में जो चेंजेस आए थे वो कब आए थे? 1968 में। उसके बाद 1986 और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ओके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी होगी, देश की पूरे हमारे देश में जितना भी इनकम होता है उसकी जो जीडीपी होती है उस जीडीपी के 6%, देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा मंत्रालय पे खर्च किया जाएगा शिक्षा क्षेत्र में। तो देखिए देश की जितनी जीडीपी होगी उसका 6% यानी कि 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जितनी जीडीपी होगी देश की उसका 6% जितना भी होगा उतना कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? शिक्षा के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए हमें पता है, देखिए जो पुरानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कैसा था? 10th, राइट? 10th के बाद क्या था? 10th प्लस 2 यानी कि 11th और 12th, ऐसा क्या था? एजुकेशनल सिस्टम थी हमारी पुरानी वाली। लेकिन 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये जो 10+2 वाला जो एजुकेशनल मॉडल था वो चेंज करके क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4 कर दिया गया है। देखिए 5+3+3+4 कर दिया गया है और बहुत सारे चेंजेस किए हैं वो हम इन डिटेल आगे पढ़ने ही वाले हैं। आपको यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 10+2 वाला जो मॉडल था शैक्षिक मॉडल उसे चेंज करवा कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या कर दिया गया है? तो देखिए पहला पुराना मॉडल क्या था? 10+2 था, उसमें चेंजेस करवा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या चेंजेस करवा दिए गए? एजुकेशनल सिस्टम में 5+3+3+4 करवा दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके नेक्स्ट देखिए एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन अभी हमने देखा था। नेशनल एजुकेशन 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य आपको पूछा जाता है कि एमएचआरडी का जो नाम है वो नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया, क्यों रखा गया? उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए शिक्षा और सीखने पे पुनः ध्यान आकर्षित करना, ये क्या था? इसका उद्देश्य था। इसलिए देखिए एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कहा गया है।
तो मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है, याद रखना है, शिक्षा और सीखना यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग पे पुनः ध्यान देना चाहिए, इसलिए उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके, इतना क्लियर है क्या, बोलिए, फिर हम आगे जाते हैं। जो लाइव स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं, आपको रिप्लाई देना है, ये क्लियर है क्या? चलिए बोलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? एमएचआरडी का जो नाम परिवर्तन क्या किया गया है और क्यों किया गया, मतलब उद्देश्य क्या था नाम परिवर्तन करने में? चलिए रिप्लाई दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मॉडल है, एजुकेशनल मॉडल, वो हम देखेंगे इन डिटेल। चलो, जो जो बच्चे लाइव है रिप्लाई देना है आपको, क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की जो कुछ भी शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी एजुकेशन दिया जाता है, वो एजुकेशन लाइट जो कुछ भी एजुकेशन दिया जाता है वो मातृभाषा में देना चाहिए, या फिर एक तो जो स्थानीय लैंग्वेज होती है, यानी कि जो प्रादेशिक रीजनल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि देखिए, कक्षा 5 वाले बच्चे, कक्षा 5 तक हमें क्या करना है, मातृभाषा का उपयोग करना है, मातृभाषा का उपयोग करना है, या फिर जो वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज होती है, या फिर जो प्रादेशिक रीजनल लैंग्वेज होती है, प्रादेशिक भाषा का भी वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होगा, प्री स्कूल होगी। प्री स्कूल यानी कि क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका कहते हैं। ये किस ईयर वाले बच्चों के लिए है, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसके माध्यम से देखिए, मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सुनिश्चित कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में होते हैं, उनके लिए कौन सी स्टेज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये जो स्टेज होती है आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, यहाँ पे पढ़ाई की नहीं जाती है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं, खेल कूद करना, पोयम सीखना, गाना बोलना, पेंटिंग करना। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि जो 3 वर्ष का बच्चा होता है उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, स्कूल में होगी। बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी एंट्री स्कूल में हो जाती है। तो स्कूल से उसे लगाव होना चाहिए, स्कूल से उसे प्यार होना चाहिए, इसलिए क्या किया गया है, प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी निकाली गई है 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे के लिए। देखिए, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ओके, अब हम देखिए, हमने क्या देखा था, जो पुराना एजुकेशनल मॉडल था वो क्या था, 10+2 था, राइट। उसमें परिवर्तन क्या किया गया, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है, उसके तहत जो चेंजेस किए गए वो 5+3+3+4 ऐसे चेंजेस किए गए हैं, राइट। तो ये 5+3+3+4 ये जो मॉडल है, एजुकेशनल मॉडल, वो हम समझ लेंगे इन डिटेल। तो देखिए, जो पहली स्टेज होती है वो होती है 5 वर्ष की, 5 वर्ष की स्टेज है ना, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 वर्ष की पहली स्टेज होती है, जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, 5 वर्ष का, देखिए ये पहला वाला क्या है, 5 वर्ष का एक स्टेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस स्टेज में देखिए क्या होता है, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 एंड 2। ग्रेड 1 एंड 2 यानी कि क्या, मतलब 3 साल के लिए तो प्राइमरी स्कूल होगा, यानी कि हमारी जो बाल वाटिका होती है, आंगनवाड़ी, जहाँ पे खेल कूद करना, अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को सिखाए जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करवाई नहीं जाती है, ताकि बच्चों को मतलब स्कूल से क्या हो, एक लगाव हो, बच्चा हर रोज स्कूल जाने लगे, ये उसका उद्देश्य होता है। और ग्रेड 1 एंड 2 का मतलब होता है कक्षा 1 और कक्षा 2,
स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2 का मतलब होता है। ओके, कक्षा, ग्रेड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकेंड। तो ये भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जो कि 5 वर्ष का हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है। तो आपको पूछा जाता है कि प्री प्राइमरी स्कूल या फिर कक्षा 1 और 2 कौन से स्टेज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए जो 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज होता है, इसमें ये कंसिडर किया जाता है। यस, प्री प्राइमरी उसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब दूसरी जो स्टेज है वो कौन सी है, 3 साल की है। दूसरी जो स्टेज है वो 3 साल की है, जिसे हम क्या कहते हैं, 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज। अब इस 3 साल के प्रिपरेटरी स्टेज में देखिए क्या होगा, ग्रेड 3, 4 और 5, यानी कि क्या, कक्षा, स्टैंडर्ड, कक्षा 3, 4 और 5 होगा यहाँ पे, अगले जो 3 साल होते हैं वहां पे। ओके, हम्म। अब ये जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 5 साल का क्या होता है, फाउंडेशनल स्टेज होता है, जिसमें क्या होगा, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी आ जाएगा यहाँ पे, प्री प्राइमरी स्कूल या फिर वाटिका। ओके, और क्या कंसीडर होता है इसमें, स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं होती, देयर विल बी नो एग्जाम। कोई भी एग्जाम इस फाउंडेशनल स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट नहीं की जाती। वहां पे सिर्फ खेल कूद होगा और अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ओके, 3 वर्ष का जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है उसमें स्टैंडर्ड 3, 4, 5 इंक्लूड किया जाता है, और यहाँ से मतलब प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, जो एग्जाम होती है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट होने के बाद बच्चा कहाँ पे जाएगा, अगला जो थर्ड थर्ड वाला है, 3 ईयर वाला स्टेज, वहां पे बच्चा एंट्री करेगा, राइट। तो वहां पे देखिए 3 वर्ष का, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य या फिर उच्च प्राथमिक चरण कहते हैं। इसे हम मिडिल स्टेज भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज कहते हैं, जो कि 3 साल का होता है। मिडिल स्टेज कितने साल का होगा, 3 ईयर्स का होगा। और ये जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है ये भी 3 साल का है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5+3+3+4 होगा। तो ये जो उच्च माध्यम, उच्च प्राथमिक या फिर मध्य यानी कि मिडिल स्टेज जो होती है, उसमें देखिए क्या होगा, ग्रेड 6, 7 और 8 इंक्लूड किया जाएगा, कक्षा 6, 7 और 8। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है बच्चों के लिए। जब बच्चा जो है, विद्यार्थी जब 6 कक्षा में जाता है, तब उसे कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है, कंप्यूटर कोड वगैरह उसका नॉलेज दिया जाता है, प्लस वोकेशनल कोर्स भी स्टार्ट किए जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। अब देखिए ये जो वोकेशनल कोर्स होते हैं वो कोर्स क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्स एक्चुअली में क्या होता है, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। समझिए एक बच्ची है या फिर बच्चा है जो कि 6 स्टैंडर्ड में जा चुका है, राइट, 6, 7 और 8 में, ये वोकेशनल कोर्सेज का मतलब वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी होगी। अगर कोई लड़की है जिसे सिलाई कढ़ाई पसंद है तो वो वहाँ पे टेक्निकल में सीख सकती है सिलाई कढ़ाई करना। अगर कोई बच्चा है जिसे कि कारपेंटर का काम सीखना है तो वो वहाँ पे सीख सकता है। अलग अलग जो टेक्निकल वाले जो कोर्सेस होते हैं, वोकेशनल कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल किए जाएंगे बच्चों के अभिरुचि के अकॉर्डिंग, मतलब उनका इंटरेस्ट किसमें है उसके अकॉर्डिंग बच्चे सीख सकते हैं। किसी को नृत्य सीखना है तो वहाँ पे नृत्य भी सिखाया जाता है। ओके, प्लस यहाँ पे और एक बात कंपलसरी है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज। फिर वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो, इंडियन में बहुत सारे मतलब इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, राइट, तो उसमें से एक लैंग्वेज बच्चे को कंपलसरी आनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण है, जो कि 4 साल का है, 4 ईयर्स का होता है, राइट। ये लास्ट स्टेज है, देखिए 5+3+3+4, सो ये लास्ट स्टेज होती है 4 ईयर्स की, राइट, जिसे हम सेकेंडरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी स्टेज। देखिए ये कौन सी स्टेज थी, मिडिल स्टेज थी, जिसे हम उच्च प्राथमिक भी कहते हैं, और ये माध्यमिक वाली है यानी कि सेकेंडरी स्टेज है। तो इसमें देखिए क्या इंक्लूड किया जाता है, कक्षा 9 से लेके 12, कक्षा 9 से लेके 12। अब देखिए जब बच्चे की एंट्री, ये खत्म होने के बाद जब बच्चे की एंट्री 9th कक्षा में की जाती है, हमें पता था, देखिए हमारे टाइम में कैसा था, 10th तक सबका सिलेबस सेम था, राइट। आफ्टर 10th हमें क्या करना करना पड़ता था, स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी। कुछ बच्चे साइंस के लिए जाते थे, कुछ आर्ट्स के लिए जाते थे, तो कुछ कॉमर्स के लिए जाते थे, राइट। लेकिन कंसीडर करिए ऐसा कोई बच्चा है साइंस में, ठीक है, उसे बायोलॉजी भी पसंद है,
केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा इच्छा आती है कि नहीं मुझे पॉलिटी भी पढ़ना है, राइट? तो ये हमारे टाइम में पॉसिबल था क्या? नहीं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये पॉसिबल कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जब बच्चा 9th क्लास में जाएगा, तो मतलब देखिए यहाँ पे नो स्ट्रीम होगा, कोई भी शाखा नहीं होगी, जिसकी हमारे टाइम में 11th-12th में हमें क्या करना पड़ता था? शाखा का चयन करना पड़ता था। एक तो साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। लेकिन यहाँ पे नो स्ट्रीम होगा, कोई भी शाखा नहीं होगी। जब बच्चा 9th क्लास में जाएगा तभी से बच्चे को मतलब जिस सब्जेक्ट में उसके रुचि होगी, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा, वो चूज करके वो पढ़ेगा। मतलब उसने समझिए कोई बच्चा है जिसने चयन किया है केमिस्ट्री का, तो वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, प्लस अगर उसे पॉलिटी पढ़ना है तो वो पॉलिटी भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और बैंकिंग भी पढ़ सकता है। तो ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये हमें क्या दिया गया है? एक अच्छा रूल दिया गया है जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक है? 9 से लेके 12 तक। 9 से लेके 12 तक। और देखिए मोस्टली हमें पता है जो 10th स्टैंडर्ड होती है और 12th स्टैंडर्ड होती है, उसकी ईयरली एक ही एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम, जिसे हम क्या कहते थे? बोर्ड एग्जाम कहते थे, राइट? लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये चेंजेस करवा दिए गए, जो भी एग्जाम होगी वो ईयरली नहीं होगी, वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगी। देखिए एग्जाम्स कैसी कंसीडर मतलब कंडक्ट की जाएगी? सेमेस्टर वाइज कंडक्ट की जाएगी। क्योंकि देखिए जब एग्जाम ईयरली होती है ना, मतलब ईयरली एग्जाम कब होती है बताइए? मतलब एडमिशन हमने जून में ले लिया है, राइट? और एग्जाम कब होती है? मार्च एंड में या फिर अप्रैल एंड में एग्जाम होती है। तो बच्चे क्या करते हैं? शुरुआती के जो सेमेस्टर होता है वहां पे पढ़ाई नहीं करते, जब जनवरी मंथ आ जाता है तब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया? सेमेस्टर वाइज पैटर्न निकाला गया है 9 से लेकर 12 तक, हर एक कक्षा के लिए। ओके, तो इतना क्लियर है क्या? बोलिए, ये 5+3+3+4 क्लियर है क्या? चलिए टाइप करो, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो। 5+3+3+4। चलिए टाइप करो, क्लियर है क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 12th तक देखा है ना, आगे जाके हमें डिग्री का भी देखना है। ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में क्या चेंजेस किए कर दिए गए हैं? चलिए जल्दी से टाइप करो, जो लाइव है वो। क्लियर है, ओके। आगे देखिए ग्रेजुएशन होता है, राइट? आफ्टर 12th बच्चे क्या करेंगे? ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 9 से लेके 12 तक वहां पे कोई शाखा है क्या? कोई भी शाखा नहीं होगी, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। मतलब देखिए अगर जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, अगर साइंस में की जाए तो हम क्या कहेंगे? बीएससी हुआ है। आर्ट्स में किया जाए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीकॉम, यानी कि कॉमर्स में किया गया, राइट? लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रीम ही नहीं है। अगर कोई स्ट्रीम नहीं है तो हम ऐसे मतलब डिग्री का नाम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, राइट? बीएससी, बीकॉम, और बीए, ऐसे कुछ भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं होगी। तो वो डिग्री क्या कहलाएगी? सिर्फ ग्रेजुएशन। उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेजुएट। उस स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? ग्रेजुएट कहेंगे। अगर वो विद्यार्थी आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है। हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि ये मास्टर ऑफ साइंस है या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स है, राइट? क्योंकि कोई भी शाखा नहीं है। शाखा वाला जो रूल था वो निकाला गया है, देयर विल बी नो स्ट्रीम। क्योंकि किसी बच्चे को अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो वो बायोलॉजी पढ़ सकता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, राइट? और उसी के साथ वो पॉलिटी, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है या फिर बैंकिंग का भी कोई सब्जेक्ट उठा सकता है। ओके, तो देखिए जनरली जो हमारा ग्रेजुएशन था वो 3 साल का था, राइट? लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस करवा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है।
अब कंसीडर करो एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसने क्या किया है, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया है, उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया। ओके, तो उसे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है उसका, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर बच्चा और भी पढ़ता है 2 साल तक तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और 1 साल अगर ज्यादा पढ़ेगा, 3 साल तक पढ़ेगा, तो उसे हम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पे डिग्री होगी। ओके, सिर्फ बच्चा ग्रेजुएट है। ओके, अब देखिए, ओके, अब देखिए, समझिए, ऐसे ऐसे कोई बच्चे होते हैं ना जो बीच बीच में क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके पास मतलब अगर कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तभी बच्चे छोड़ देते हैं, या फिर कुछ उन्हें मतलब करना नहीं है कंटिन्यू, तो वो छोड़ देते हैं। जैसे कि कंसिडर करो, एक बच्चा है, इसने 2 साल पढ़ाई कर दी है। ओके, और बीच में क्या कर दिया है उसने, वो कोर्स छोड़ दिया है। मतलब देखिए, 2 साल की पढ़ाई की है तो वो मतलब ऐसे ही वैल्यूलेस होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 2 साल की पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उसने 2 साल मेहनत कर दी है। तो 2 साल के बाद जब बच्चा ये कोर्स छोड़ देगा बीच में ही, तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी जितनी 2 साल की पढ़ाई की गई थी वो फालतू में बेकार नहीं जाएगी, राइट, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और उस बच्चे को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद कंसीडर करो, उस बच्चे को मतलब कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, बच्चे ने 2 साल पढ़ाई कर दी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया और छोड़ दिया उसने, राइट। और फिर 2-3 साल उसने बहुत मेहनत कर ली, पैसे कमा लिए, अब उसे क्या करना है, फिर से ग्रेजुएशन डिग्री में ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेनी है ग्रेजुएशन की, राइट। तो फिर अगर अब जो पुरानी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो अगर देखी जाए तो कैसा था। देखिए, बीएससी की स्टडी कर रहे हो आप, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, और 2-3 साल के बाद आपको फिर से बीएससी करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, फर्स्ट ईयर में, राइट। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। देखिए, 2 साल की पढ़ाई बच्चे ने पहले से ही कर दी गई थी ना, लेकिन कुछ अड़चन आ गई, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, बच्चे ने छोड़ दिया। 2-3 साल के बाद उसके पास मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी हो गई, अब वो पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे एडमिशन यहाँ से मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा, क्योंकि 2 ईयर तो ऑलरेडी बच्चे ने कंप्लीट किए गए होते हैं, राइट। तो ये एक फायदा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अगर कोई बच्चा है 3 साल का पढ़ाई, वहां पे भी वो क्या कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वहां पे डिग्री मिल जाती है। लेकिन जब बच्चा 4 साल की पढ़ाई करेगा तब उसे क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन वाली प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ 3 साल तक पढ़ाई करते हैं, ओके, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी 4 साल की पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जब बच्चा करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि क्या, रिसर्च। तो देखिए, कंसीडर करो एक बच्चा है जिसने क्या किया, सिर्फ डिग्री ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ डिग्री ली है 3 साल की पढ़ाई कर कर। तो और वो बच्चा चाहता है कि मुझे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसे दो 2 साल का करना पड़ेगा। 2 साल का क्या होगा, उस बच्चे के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। लेकिन ऐसा कोई बच्चा है जिसने पूरा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 4 साल की पढ़ाई की गई है, तो अगर ऐसा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है तो उसके लिए सिर्फ 1 ईयर का क्या होगा, कोर्स होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। ओके, इतना क्लियर है क्या, चलो बोलिए जल्दी से। चलो टाइप करो, इतना क्लियर है क्या। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डिफरेंस है, जो परिवर्तन किया गया है, ये आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए टाइप करो। जो स्टूडेंट्स लाइव है आपको रिप्लाई देना है, ओके, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, राइट। सो जो पीएचडी है वो ऐसे भी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ये 4 साल की है, पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार और नई शिक्षा नीति के अनुसार भी पीएचडी 4 साल की ही होगी, राइट। और जो एम फिल नाम का जो कोर्स था ना, वो रद्द कर दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अंतर्गत कौन से कोर्स को रद्द कर दिया गया है, या फिर कौन सी डिग्री को रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, एम फिल होगा, एम फिल क्या होगा, एम फिल होगा।
ओके, मराठीमध्ये पण एक्सप्लेन करते बघा. तर समजा तुम्ही ग्रॅज्युएशन मध्ये ऍडमिशन घेतलंय एखाद्या स्टुडंटने अकॉर्डिंग टू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020. तो देखिए जेव्हा तो मुलगा ऍडमिशन घेतो, 1 वर्षाचा जर कंप्लीट केला कोर्स तर सर्टिफिकेट मिळेल त्याला 1 वर्षाचं, बरोबर. 2 वर्षाचा जर कोर्स कंप्लीट केला तर त्याला डिप्लोमा मिळेल, डिप्लोमाचं सर्टिफिकेट मिळेल. आणि 3 वर्ष जर कंप्लीट केलं ग्रॅज्युएशन तर त्याला डिग्रीचं सर्टिफिकेट मिळेल. आणि 4 वर्षाचं जर पूर्ण केलं तर ग्रॅज्युएशन मिळेल, बरोबर. पण समजा काही कारणास्तव एखाद्या मुलाने फक्त 2 वर्ष एज्युकेशन कंप्लीट केलंय आणि मध्येच स्किप केलंय, सोडून दिलंय, काहीतरी प्रॉब्लेम्स आलेत म्हणून. मग त्या व्यक्तीचं हे 2 वर्ष वाया जाणार आहेत का? जर जी जुनी राष्ट्रीय शिक्षा नीती होती त्याच्या अकॉर्डिंग तर वायाच जाणार आहे. कारण समजा बीएससी ला ऍडमिशन घेतलंय, फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर कंप्लीट केलंय. त्याच्यानंतर जर एखाद्या विद्यार्थ्याने मध्येच एज्युकेशन स्किप केलं, परत त्याला 3-4 वर्षानंतर बीएससी ला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर परत सुरुवातीपासून सुरू करावं लागतं, फर्स्ट इयर पासून. पण नवीन जी एज्युकेशनल पॉलिसी 2020 आहे त्याच्या अंतर्गत बघा काय सांगितलंय. 2 वर्षाचं जर एज्युकेशन तुमचं पूर्ण असेल आणि मध्ये गॅप झाला असेल, परत तुम्हाला एज्युकेशन कंप्लीट करायचंय, तर तुम्हाला डायरेक्ट थर्ड इयर मध्ये ऍडमिशन दिलं जाईल. आणि जेव्हा तुम्ही 3 वर्षाचं एज्युकेशन कंप्लीट कराल तुम्हाला डिग्री मिळेल. 4 वर्षाचं कंप्लीट कराल तेव्हा तुम्हाला ग्रॅज्युएशन मिळेल. अशी काही मुलं आहेत जी फक्त काय करतील, डिग्री घेतील 3 वर्षाची, बरोबर. आणि त्यांना मग पुढे जाऊन काय करायचंय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचंय. मग अशा मुलांसाठी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन 2 वर्षाचं असेल. आणि ज्या मुलांनी 4 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेलं आहे त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन फक्त आणि फक्त 1 वर्षाचं असणार आहे. ओके. आणि पुढे बघा जो पीएचडीचा कोर्स होता तो जी जुनी राष्ट्रीय शिक्षा नीती होती त्याच्या अकॉर्डिंग आणि जी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 आहे त्याच्या अकॉर्डिंग सेमच आहे. तिथे काही चेंज झालेले नाहीये 4 वर्षाचेच. आणि एम-फिल जो हा कोर्स होता तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेला आहे. ह्याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न येतो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 नुसार कोणत्या कोर्सला रद्द करण्यात आलेलं आहे, तर एम-फिल ला रद्द करण्यात आलेलं आहे. ओके, आता बोला सुबोध पवार, क्लिअर आहे का? आता समजलंय का तुम्हाला? चला टाइप करा म्हणजे आपण पुढे जाऊयात. चला क्लिअर असं टाइप करा म्हणजे पुढे जाऊयात. पुढे आपल्याला क्वेश्चन्स पण घ्यायचे ह्याच्यावर आधारित. बघा 20 जण लाईव्ह आहेत. पटकन पटकन रिप्लाय द्या म्हणजे आपलं सेशन लवकर संपेल. क्वेश्चन्स पण घ्यायचेत आपल्याला. आणि जर तुम्हाला सेशन आवडत असेल लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा म्हणजे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना पण ह्याचा फायदा होईल. नाही, मराठीमधून तुम्हाला सीईटी देता येत नाही. ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जी की एकतर तुम्ही हिंदी मीडियम मध्ये देऊ शकता, हिंदी भाषामध्ये किंवा मग इंग्लिश मध्ये देऊ शकता. जर का तुम्ही भाषा म्हणजे लँग्वेजचे तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत बरं का. एक मिनिट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. जसं की भाषा 1 आणि भाषा 2 अशा 2 लँग्वेज तुम्हाला असणार आहेत. समजा भाषा 1 ला तुम्ही मराठी चूज केलं, या ठिकाणी मराठी घेतलं. ओके. आणि ह्या भाषा 1 चे प्रश्न किती असतात? 30 प्रश्न असतात. मग फक्त आणि फक्त ते 30 प्रश्नच तुम्हाला मराठीत असणार आहेत हे लक्षात घ्यायचंय. जरी भाषा 1 तुम्ही चूज केली, 30 प्रश्न मराठीत असतील, बाकीचं जे काही असणार आहे ते हिंदी आणि इंग्रजीमध्येच असणार आहे. हे लक्षात घ्यायचंय. ओके. भाषा 2 जर समजा तुम्ही हिंदी घेतली, तर तुम्हाला या ठिकाणी हिंदीचे 30 प्रश्न येतील. आणि जर का तुम्ही इंग्लिश चूज केलं, तर इंग्रजीचे तुम्हाला 30 प्रश्न येतील. हे लक्षात घ्यायचंय. ओके. पण जी लँग्वेज असणार आहे, जे आपण माध्यम म्हणतो परीक्षेचं, ते एकतर हिंदी आणि इंग्रजी असतं. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं तुम्ही कोणतं पण चूज करा, हिंदी, इंग्रजी. एका साइडला हिंदीमध्ये प्रश्न लिहिलेले असतात आणि एकीकडे इंग्रजीमध्ये लिहिलेले असतात. आताच बघा 10 नोव्हेंबरला टीईटी झाली आपली, बरोबर. एकीकडे इंग्रजीमध्ये प्रश्न होते एका पानावरती आणि दुसऱ्या पानावरती मराठीत प्रश्न होते. सो सेम वे हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये असणार. ओके. आता कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का सांगा? जाऊयात का पुढे? बोलिए. क्लियर है क्या? बोलिए. मतलब हम आगे जाते हैं, प्रमुख बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके. देखिए प्रमुख बातें में क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, देखिए सकल नामांकन अनुपात यानी कि क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम क्या कहते हैं, जीईआर कहते हैं.
उसे क्या कर दिया गया है? 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और यहाँ पे 100% नहीं है। ओके, कुछ किताब में आपको 100% दिया गया है, लेकिन पहले 26% कुछ था, उसे 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अरिहंत पब्लिकेशन है, वो भी बेस्ट है, वो आप यूज कर सकते हो। जर तुम्हाला बुक रेफर करायचं असेल तर अरिहंत बुक यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से होते हैं। सीडीपी बाल मानसशास्त्र जिसे हम कहते हैं, पेडागोजी वो होता है। उसके बाद अगर हिंदी चूज किया है तो हिंदी होगा, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा आपका, साइंस होगा। ये डिपेंड करता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपने के सब्जेक्ट कौन से हैं। अगर आपका मैथ साइंस है तो पेपर 2 में आपका मैथ साइंस 60 मार्क्स के लिए होगा। 60 मार्क्स का क्या होगा? साइंस और मैथ्स होगा। अगर आपका एसएसटी है, सोशल साइंस है, तो वहां पे सोशल साइंस के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक आहे बघा, ते तुम्ही घेऊ शकता, चांगलं आहे। त्याच्यामध्ये कंटेंट पण काही दिलेलं आहे आणि त्याच्यावरती पीवायक्यू क्वेश्चन्स पण दिलेले आहेत। मॅम सीईटीचा स्टडी करावं की टेटचा करावं यावर थोडं सांगा मॅम। आता ते डिपेंड करतं तुमची जी टीईटीची एक्झाम, म्हणजे तुम्ही टीईटी जर क्वालिफाय असाल ऑलरेडी, किंवा टीईटीची आता जी 10 नोव्हेंबरची एक्झाम आहे ती तुम्ही दिलेली आहे, बरोबर? तर तुम्ही आन्सर की म्हणजे काही काही ठिकाणी बघा संभावित उत्तरं दिलेली आहेत, त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही चेक करू शकता की तुम्हाला किती मार्क्स मिळतात। जर तुम्हाला असं वाटतंय की ती आन्सर की चेक केल्यानंतर की 100च्या वरती किंवा 100 मार्क्स मिळतात, तर तुम्हाला फारशी काही गरज नाहीये सीईटीटी करायची. ओके, जर तुमची सीईटीटी ऑलरेडी क्वालिफाय असाल तुम्ही, तर टीईटी देण्याची गरज नाहीये, डायरेक्ट तुम्ही टेट देऊ शकता। सो ते डिपेंड करतं की तुम्हाला पेपर कसा गेलाय, बरोबर? समजा तुम्ही टीईटी दिली आहे म्हणून तुम्ही सीईटीचं प्रिपरेशन करत नाहीये, समजा असं तुम्ही कन्सिडर केलं मी टीईटी दिले, मी सीईटी का देऊ? पण समजा इन केस बाय चान्स टीईटी तुमची क्वालिफाय नाही झाली, 1 मार्कासाठी राहिलं किंवा 2 मार्कासाठी राहिलं, तर परत तुम्हाला पुढे जाऊन टेटची एक्झाम देता येणार नाही. कारण टेटची एक्झाम देण्यासाठी एकतर टीईटी किंवा सीटीईटी क्वालिफाय असणं खूप गरजेचं आहे. त्याशिवाय तुम्हाला टेट देताच येणार नाही. आणि बघा तुम्हाला माहिती आहे भरत्या किती वर्षानंतर निघतात, आणि लकीली आता लगेच जानेवारीमध्ये टेट ही एक्झाम निघणार आहे, शिक्षक भरती होणार आहे. सो हे बेटर ऑप्शन असणार आहे, टीईटी पण द्या, सीटीईटी पण द्या. दोन्हीकडे कुठेतरी एकीकडे होणारच आहे, राइट? ओके, आता मी तुम्हाला थोडीशी बॅचची माहिती सांगते। शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2024। ओके, सो हा कोर्स बघा ऍप्लिकेशन मध्ये सुरू झालेला आहे, नवीन बॅच सुरू झालेली आहे, जी की लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच असणार आहे। ओके, आणि आता ऑफर सुरू आहे बघा, 75% काहीतरी 1000 रुपयाला तुम्हाला ही बॅच मिळणार आहे। 2000ला नाही, 1000 रुपयात ही तुम्हाला बॅच असेल। लेक्चर सुरू झालेले आहेत ऍप्लिकेशन मध्ये। टीईटी क्वालिफाय नाही होत मॅम। हां, मग तुम्ही सी साठी प्रिपरेशन करा। जर तुम्ही टी क्वालिफाय नसेल होणार हे तुम्हाला आधीच माहीत असेल, तर सी प्रिपरेशन करा। बघा गणित आणि बुद्धिमत्ताची ही स्पेशल बॅच आहे। तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते, की जो तुमचा टेटचा रिझल्ट आहे, तो फक्त आणि फक्त गणित आणि बुद्धिमत्तेवरती डिपेंड असणार आहे। कारण गणित आणि बुद्धिमत्ता 120 मार्काचं असणार आहे, आणि बाकी जेवढे पण विषय असणार आहेत, इतिहास, भूगोल म्हणा किंवा विज्ञान म्हणा, मराठी म्हणा, हिंदी म्हणा, जे काही असेल इंग्रजी वगैरे, त्यांचं जे वेटेज आहे ते खूप कमी असणार आहे। सो मेन जर तुम्हाला टेट क्वालिफाय करायची असेल शिक्षक अभियोग्यता, तर सर्वात महत्त्वाचं असणार आहे गणित आणि बुद्धिमत्ता। जेवढं चांगलं तुमचं गणित आणि बुद्धिमत्ता असेल, तेवढाच तुमचा रिझल्ट चांगला येणार आहे, हे नक्की। सी नंतर टेट देता येते का? हो, जर तुम्ही सी क्वालिफाय असाल, तर तुम्हाला टेट देता येते। ओके, ही बघा सरळ सेवा कॉम्बो बॅच आहे, ही सुद्धा ऍप्लिकेशन मध्ये सुरू झालेली आहे, जी की लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच आहे, आणि ह्याची फी बघा फक्त 1300 रुपये ठेवलेली आहे। आणि जर यापैकी तुम्हाला कोणता कोर्स जॉईन करायचा असेल, तर प्ले स्टोर वरून तुम्हाला काय करायचं आहे, धायगुडे करिअर अकॅडमीचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड करायचं आहे। तिथून तुम्ही तो जो तुम्हाला कोर्स हवा आहे तो तुम्ही परचेस करू शकता।
ओके. अंगणवाडी पर्यवेक्षिकाची बॅच सुद्धा सुरू झालेली आहे आणि ती बॅच फक्त महिलांसाठी आहे. ती बॅच सुद्धा बघा लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच असणार आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला पीडीएफ नोट्स दिले जाणार आहेत, रेकॉर्डेड व्हिडिओज असणार आहेत तुम्हाला. ते तुम्ही पाहू शकता आणि हे सर्व विषय या ठिकाणी कव्हर केले जाणार आहेत. प्राधान्य कोणाला जास्त आहे, टी का सी ओके. टी बघा, टी जर तुम्ही म्हणाल तर महाराष्ट्रासाठीची आहे, बरोबर. टी ही महाराष्ट्राची आणि जी सी आहे ही केंद्रीय एक्झाम आहे, बरोबर. जर तुम्ही सी क्वालिफाय असेल तर टीईटीची काही एवढी गरज नाहीये, पण क्वालिफाय होणं गरजेचं आहे. दोन्ही एक्झाम दिला तरी बेटर आहे. दोन्ही पैकी कुठेतरी एका ठिकाणी तरी तुम्ही क्वालिफाय व्हाल, राईट. नाहीतर मग एकाच एक्झामकडे प्रॉपरली टार्गेट देऊन अभ्यास करायचा आणि क्वालिफाय व्हायचं, म्हणजे तुम्हाला पुढे जाऊन टेट देता येते. टेट क्वालिफाय होणं हे सर्वात महत्वाचं आहे आणि ती जर एक्झाम म्हणजे एक्झामला बसायचंच असेल तर ह्या दोन्ही पैकी कोणती तरी एक कंडिशन तुम्हाला फुलफिल करणं खूप गरजेचं आहे. ओके. हा बघा सीईटीचा रिझल्ट आहे, निकाल आहे. ओके. सीईटीची पण बॅच बघा सुरू झालेली आहे ऍप्लिकेशन मध्ये, जी की लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच असणार आहे आणि आता ऑफ सुरू आहे. सो 1300 रुपये ही तुम्हाला बॅच मिळणार आहे, ज्याच्यामध्ये टेस्ट सिरीज पण आणि नोट्सच्या पीडीएफ पण आणि लेक्चर सर्वच तुम्हाला मिळणार आहे. ओके. हा धायगुडे करिअर अकॅडमीचा बघा सरळ सेवेचा रिझल्ट आहे, निकाल आहे. ओके. जर तुम्हाला कोणते कोर्स जॉईन करायचे असतील तर प्ले स्टोर वरून धायगुडे अकॅडमी सातारा या नावाचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. ओके. आणि ह्या ठिकाणी बघा टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे धायगुडे करिअर अकॅडमीची, ती तुम्ही जॉईन करायची, जेणेकरून जेवढे पण लेक्चर्स होतात युट्यूबला म्हणा किंवा काही पीडीएफ नोट्स असतील तर त्या तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील आणि काही क्वेरी असेल तर या दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके. आता सुरुवात करूयात आपल्या क्वेश्चन्सला. मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. हो, देता येते की. सीटीईटी नंतर टेट देता येते, पण सीटीईटी क्वालिफाय असणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही पास असाल, क्वालिफाय असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्ही फॉर्म फिल करू शकता टेटसाठी. पेपर 1 साठी कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे का? कोणता सब्जेक्ट म्हणताय तुम्ही? पेपर 1 साठी कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे का? कोणता सब्जेक्ट? ओके. क्वेश्चन बघा काय? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? चलिए बताइए। अभी मैंने पढ़ा है 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी भारत की। पहली थी 1968 वाली, उसके बाद दूसरी थी 1986 वाली और जो नई चल रही है वो है 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जर तुम्हाला सेशन आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जे कोणी न्यू असतील, जे की पहिल्यांदाच सेशन पाहतायत, त्यांनी काय करायचंय, युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, बेल आयकॉनला प्रेस करायचंय, म्हणजे इथून पुढे जे काही सेशन्स होतील त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. नाही, जर तुमचं सोशल सायन्स असेल तर मॅथ्स तुम्हाला कंपल्सरी नसेल. टेट बघा, टेट साठी सगळ्यांना सारखंच आहे, पेपर 1 असू द्या किंवा पेपर 2 असू द्या. टेट एक्झाम मध्ये टीईटीला वेगळं आहे, ओके. पण टेट मध्ये 120 मार्काचा तुम्हाला कंपल्सरी मॅथ्स असणार आहे आणि बुद्धिमत्ता असणार आहे, ह्याच्यात काहीच चेंज होणार नाही. पेपर 1चे स्टुडंट असू द्या किंवा पेपर 2चे असू द्या, म्हणजे तुम्ही फर्स्ट टू फिफ्थ स्टँडर्ड साठी प्रिपेअर करताय ऍज अ टीचर व्हायचंय म्हणून किंवा 6वी ते 8वी ह्या वयोगटातल्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक व्हायचंय तरी सुद्धा तेच गरजेचं आहे. आणि जर का तुम्हाला 11th-12th ज्युनियर कॉलेजवरती ऍज अ प्रोफेसर, ज्युनियर प्रोफेसर म्हणून जरी कार्य करायचं असेल तरी सुद्धा तुम्हाला टेट कंपल्सरी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये 120 मार्काचं म्हणजे हे जे सिलेबस आहे ना टेट एक्झामचं, पेपर 1 असू द्या, 2 असू द्या, काही असू द्या, सगळ्यांना सारखंच असणार आहे. पेपर 1 वाल्यांना पण आणि पेपर 2 वाल्यांना पण. त्यात काही चेंज नसणार आहे, हे लक्षात घ्यायचंय. ओके. बऱ्याच जणांनी उत्तर दिलंय 1986 रॉन्ग है, कि दूसरी शिक्षा नीति है। वो सेकंड वाली है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? 1968। तो देखिए कहाँ पे है 1968। यस, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? पहली भारत में जो पहला परिवर्तन किया गया था एजुकेशनल सिस्टम में, वो कब किया गया था? 1968 में किया गया था। यस, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1968 होगा। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी? देखिए, पहली क्या थी? 1968 वाली थी।
दूसरी थी 1986 वाली थी। तो 1986 के बाद कितने साल के बाद 2020 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई? काउंट करो कितने ईयर्स होते हैं और मुझे बताओ कितने ईयर होगा। 34 ईयर होगा इसका सही उत्तर। देखिए 1986 से उसके बाद कब किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव? 2020 में किया गया है, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 ईयर्स। 34 ईयर्स के बाद क्या किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। यस, करेक्ट आंसर दिले 34। अब इसका उत्तर बताइए। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता वाली जो समिति की रिपोर्ट थी वो किस पर आधारित थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? चलो बताइए कब मिली थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? ये मैंने अभी पढ़ाया आपको। चलिए बताइए कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को मिली थी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान यानी कि क्या, जो पुराना हमारा एजुकेशनल मॉडल था वो क्या था? 10+2 था, राइट। लेकिन नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या होगी? नया एजुकेशनल सिस्टम क्या है बताइए? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 10+2 ये पुराना था, उसमें चेंज करवा के क्या किया था? 5+3+3+4। कहाँ पे मैच हो रहा है? यहाँ पे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। 5+3+3+4 ये एजुकेशनल सिस्टम में परिवर्तन लाया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? देखिए जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। वो बच्चे कौन से हैं? चलिए बताइए। 3 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे। 3 साल से लेके 19 साल तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? इसका आंसर आपको मुझे बताना है। देखिए मातृभाषा का उपयोग किस कक्षा तक करना चाहिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है। चलिए बताइए। 3। यस, करेक्ट आंसर है कक्षा 5 तक। देखिए कक्षा 5 तक हमें क्या करना है? बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तो मातृभाषा का उपयोग करना है या फिर वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है, स्थानीय भाषा होती है, उस स्थानीय भाषा के माध्यम से बच्चों को हमें क्या करना है? पढ़ाना है। स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा में पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? क्योंकि कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं और उनको अपनी मातृभाषा आती है। क्योंकि उन मातृभाषा का क्या होता है? अधिगम होता है क्या? नहीं, अर्जन केवल किसका होता है? मातृभाषा का होता है। क्योंकि बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं, घर परिवार वाले जो परिवेश वाले सदस्य होते हैं उनकी भाषा को सुन सुनकर वो बोलना सीख जाते हैं। सबसे पहले बच्चे को कौन सी भाषा आती है? हम अपनी जो खुद की मातृभाषा होती है वो बच्चा अच्छे से समझ लेता है। इसलिए देखिए कक्षा 5 तक हमें क्या करना है? मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है, किस वर्ष तक 3 से लेके 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? किस वर्ष तक करना है बोलिए?
देखिए जो कुछ भी नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कुछ भी दिया गया है कि ये चेंजेस करवाने हैं, वो कब तक करवाने हैं, मतलब जो लक्ष्य है वो कब तक का लक्ष्य है, 2030 का है। ये याद रखना, वर्ष 2030 तक ये सब करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है, कब तक, 2030 तक। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कब तक किया गया है? 2030 तक ही आएगा। जो कुछ भी आपको पूछा जाएगा नेशनल एजुकेशन के बारे में, उसका लक्ष्य कब तक होगा? 2030 तक होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्या, जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बताइए। देखिए, जो देश की हमारी जीडीपी होगी, उस जीडीपी का 6% हिस्सा जो बनता है वो हमारे एजुकेशन पे खर्चा करने का कहा गया है। यानी कि देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 6% होगा। 6%, जितनी भी जीडीपी होगी उसका 6%। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? चलिए बताइए। अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, जो वोकेशनल कोर्स होते हैं, वोकेशनल कोर्स यानी कि क्या, टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, जो कब से शुरू होते हैं? बताइए, कौन से स्टेज पे शुरू होते हैं और कौन सी कक्षा से? जो मिडिल स्टेज होती है, राइट, मिडिल स्टेज में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं, वोकेशनल कोर्स की अवेलेबिलिटी भी करवा देते हैं। जिसको नृत्य सीखना है वो नृत्य सीख सकता है, जैसे कारपेंटर का काम सीखना है वो कारपेंटर का काम सीख सकता है। अगर कोई लड़की है मतलब जो सिलाई कढ़ाई करते हैं उसमें इंटरेस्ट है तो उसे वो भी सिखाया जाता है। तो देखिए, ये मिडिल स्टेज में होता है। मिडिल स्टेज 3 साल का होता है ना, 3 वर्ष का होता है, जिसमें 6, 7 और 8 होता है। तो वोकेशनल कोर्स कब से स्टार्ट होगा? 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। 7 से नहीं, कक्षा 6 से शुरुआत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? कब तक अनिवार्य किया जाएगा? देखिए, जो कुछ भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कुछ भी दिया गया है, वो कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक ये अनिवार्य किया जाएगा। सातवी नाही, सातवी नसणार आहे, 6th स्टँडर्ड असणार आहे। ओके, कक्षा 6 से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि क्या, जीआर होता है। तो जीआर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए, कितना लक्ष्य रखा गया है बढ़ाने के लिए? 50%। इसका सही उत्तर क्या होगा? 50%। देखिए, जितना भी जीआर होगा उसका मतलब, पहले ना 26% कुछ तो था, 26 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी, अब मुझे याद नहीं है वो, 26% था। लेकिन अब इसको इंक्रीज करवा के कितना कर दिया गया है? 50% करने का कहा गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? देखिए, शोध और अनुसंधान बोला जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये सही उत्तर होगा। इसमें देखिए क्या किया गया है, भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? ग्रेजुएशन कितने वर्ष का कर दिया गया है? बोलिए। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? जो स्नातक डिग्री है वो कितने साल की करवा दी गई है?
अगर डिग्री की बात की जाए, डिग्री, तो वो डिग्री कब मिलती है हमें? 3 साल के बाद मिलती है, राइट। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 वर्ष का होगा। 6 वर्ष नहीं होगा? यस, 3 होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? ऐसा कौन सा कोर्स है जिसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है, शिक्षा क्षेत्र से बाहर निकाला गया है। बीएससी को, एमएससी को, या फिर एमए को, या फिर एमफिल को? कौन से कोर्स को हमें मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कैंसिल कर दिया गया है? तो एमफिल इस कोर्स को, एमफिल को रद्द कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी? बताइए, ये जनरल नॉलेज है। यूजीसी की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1956 में, वर्ष 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? देखिए, सबसे पहले भारत में ऐसा कौन सा राज्य था कि जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या कर दिया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया था भारत में। ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? प्राथमिक स्तर आ रहा है, प्राथमिक स्तर पे हमें कौन सी लैंग्वेज का यूज करना है? बोलिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए बोलिए जल्दी से। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि क्या, जो घर की भाषा होती है, उस भाषा में हमें क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन, इवेल्युएशन जिसे हम कहते हैं, तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है? तो हमेशा याद रखना है, जो पॉजिटिव होगा उसे हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मापदंड बताना। तो ये गलत बात है, हमें किसी बच्चे का मतलब कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ नहीं करना है। तो ये गलत हो गया, तुलना आ रही है यहाँ पे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। यस, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? देखिए, मूल्यांकन करने का मतलब जो उद्देश्य होता है, मातृभाषा या फिर उनकी स्थानीय भाषा, यस करेक्ट है। देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जब हम मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, तभी हमें पता चलता है ना कि मतलब जो बच्चा है उसमें उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कठिनाई आ रही है। तब हम जाके क्या करते हैं? उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उनके लिए कुछ एक्टिविटी लाते हैं, जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए, राइट। तो देखिए, मूल्यांकन से क्या होता है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना। देखिए, जहां जहां पे याद करना, रॉट लर्निंग जिसे हम कहते हैं, करना, पाठांतर करना, ये सब गलत बात है। तो ये रॉन्ग हो गया। रटने की क्षमता का परीक्षण करना। रटना यानी कि अधिगम करना नहीं होता। अधिगम यानी कि क्या? लर्निंग होता है ना। अधिगम हम कब कह सकते हैं? जो कुछ भी हमने सीखा है, उसका अगर हमें प्रयोग करना आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे? हमने कुछ तो नया सीखा है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन रटना या फिर याद रखना, ये अधिगम नहीं कहलाता है, ये याद रखना है आपको, ये रॉन्ग हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सहायता करना। ओके, क्लियर है क्या? बोलिए। ओके, देखिए, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी 2024, ये जो बैच है, ये बैच एप्लीकेशन में शुरू हो गई है, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। ऑफर चल रही है, तो ये 1000 रुपीज में आपको मिल जाएगी।
और ये गणित और बुद्धिमत्ता की स्पेशल बैच है। देखिए, टेट का जो रिजल्ट होता है वो गणित और बुद्धिमत्ता पे ही निकलता है। जितना अच्छा आपका गणित बुद्धिमत्ता होगा उतना ही क्या होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो कि सिर्फ देखिए 600 रुपीज में आपको ये बैच मिल रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए सरल सेवा कॉम्बो बैच है। राइट, सरल सेवा कॉम्बो बैच। तो ये बैच भी एप्लीकेशन में शुरू हो गई है और उसकी फीस देखिए सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए है। अंगणवाडी पर्यवेक्षिका बैच फक्त महिलांसाठी बैच। तो ये सिर्फ मतलब जो महिलाएं होती है उनके लिए बैच है। ये बैच भी शुरू हो गई है एप्लीकेशन में, जिसकी फीस 1500 रुपए है। ये सीटीटी का रिजल्ट है। और देखिए सीटीटी की भी बैच शुरू हो गई है, अब ऑफर चल रही है, 1300 में आपको ये बैच मिल जाएगी। हाँ, और देखिए आज और कल कल तक ये ऑफर होगी। ओके, और ये देखिए ये रिजल्ट है सरल सेवा एग्जाम का। अगर आपको कोई भी कोर्स मतलब ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से धाईगुड़ा एकेडमी सातारा नाम का जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। और देखिए ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स या फिर लेक्चर की इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है धाईगुड़े सर को, ताकि आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और देखिए सेशन अगर आपको पसंद आया तो आपको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी उसका फायदा होगा। ओके, और देखिए जो कुछ भी नए स्टूडेंट्स अब ज्वाइन हो रहे हैं इस लाइव सेशन में, आपको क्या करना है, ये जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे जो बेल आइकॉन होगा वो प्रेस करना है ताकि आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए ये लेक्चर होने के बाद 9 बजे आपका बुद्धिमत्ता वाला सेशन होने वाला है, वो आपको कंपलसरी ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू। टेट आणि अंगणवाडीची एक्झाम डेट कधी आहे? अंगणवाडीची एक्झाम, टेटची जी एक्झाम आहे बघा ती डिसेंबरमध्ये जानेवारीमध्ये असणार आहे आणि अंगणवाडीची जी एक्झाम आहे ती डिसेंबरमध्ये असणार आहे। ओके, अजून कोणाला काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही टाइप करू शकता। बोला, अजून कोणाला काही क्वेरीज आहेत का? जर क्वेरीज नसतील तर आपण या ठिकाणी थांबूयात। ओके, थँक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर। आता आपण थांबतोय।